नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर कुमारी भारती, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी। आज मैं बात करूंगी वर्तमान महामारी एवं आत्मनिर्भरता, गांधी के परिप्रेक्ष्य में। वर्तमान परिस्थितियों में हम देख रहे हैं कि वैश्विक संकट विद्यमान है। कोविड-19 कोरोना से पूरा विश्व त्रस्त है और इसका एकमात्र समाधान लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग है, जिसके फलस्वरूप कई तरह की चुनौतियां हमारे समक्ष उपस्थित हो गई है। हम कह सकते हैं कि हमें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें से मुख्य चुनौती हम ले लें तो हम कह सकते हैं स्वास्थ्य को लेके, संक्रमण को लेकर हम सबों में एक भय व्याप्त है। दूसरी ओर आर्थिक संघर्ष की जो समस्या है वो विकराल रूप से मुंह फाड़े खड़ा है। इधर हम प्राकृतिक आपदाओं से भी बीच बीच में त्रस्त होते रहते हैं। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो आज के वर्तमान समय में नस्लवाद भी एक समस्या के रूप में उभर कर हम सब के समक्ष उपस्थित हो गया है। इन सब के अलावा आतंकवाद से हम पहले से ही त्रस्त रहे हैं और हो रहे हैं, वर्तमान में भी त्रस्त हैं। तो आज का जो मेरा विषय है, मुख्य विषय है, वह विषय है वर्तमान महामारी एवं आत्मनिर्भरता, गांधी के परिप्रेक्ष्य में। तो मैं अपने विषय को 2-3 चरणों में मैंने बांटा है और उसके आधार पर मैं बात करूंगी। मैं सबसे पहले बात करूंगी यह विचार रखते हुए कि वर्तमान महामारी के दौरान अगर गांधी होते तो गांधी क्या करते, ठीक है। मैं दूसरे चरण में बात करूंगी कि गांधी के दर्शन में क्या ऐसी बातें हैं अगर हम उनका पालन करते तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। आज यह दिन नहीं देखना पड़ता मतलब तात्पर्य यह है कि आज हम देख रहे हैं प्रवासी मजदूरों की स्थिति क्या है। जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं नगर से, शहर से गांव पलायन कर चुके हैं। अगर हमने गांधी के आदर्शों को माना होता तो कभी भी कोई मजदूर शहर की ओर नहीं जाता, यह समस्या ही नहीं होती। सब अपने अपने गांव में ही रहते और स्वावलंबी होते, आत्मनिर्भर होते, खुश होते। तो इस तरह से मैंने 2 चरणों में बांटा है। तो मैं सबसे पहले गांधी के लेती हूँ, गांधी के जीवन दर्शन पर चलती हूँ, उस जगह पहुँचती हूँ जहाँ गांधी ने महामारी का सामना किया था और खुद गांधी क्वारंटाइन हुए थे। आज जिसे हम क्वारंटाइन कहते हैं उसे का हिंदी नाम या प्राचीन समय से उसे सूतक भी कहा जाता था। सूतक का मतलब होता है, जैसे हम आज भी देखते हैं, अगर कोई महिला जब छोटे शिशु को जन्म देती है, बच्चे को जन्म देती है तो उसे अलग रखा जाता है, तो कहते हैं सूतक है। तो इस तरह से किसी की मृत्यु हो जाए तो भी 10-11 दिन कुछ नियमों के साथ रहते हैं, तो उसमें भी सूतक होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं हिंदी में तात्पर्य क्वारंटाइन का। अब मैं बात गांधी की कर रही हूँ, तो बात है 1896 की, जब गांधी दक्षिण अफ्रीका से उस समय गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे और 1896 को दिसंबर 1896 को गांधी वापस लौटते हैं इस सोच के साथ कि अपनी पत्नी, अपने पुत्र को लेकर दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका वापस चले जाएंगे। गांधी दिसंबर 1896 में भारत आते हैं और अपनी पत्नी कस्तूरबा, बेटा हरिलाल, मनीलाल और विधवा बहन का बेटा गोकुल दास को लेकर के वो चले जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। जब डरबन नदी के पूर्वी तट पर नाव उनकी रुकती है, वहाँ पर उनकी जहाज़ को रोका जाता है
और नियम था उस समय कि वो लोग मानते थे, उस समय प्लेग फैला हुआ था, पूरा विश्व उस समय प्लेग से त्रस्त था, तो उस समय भी क्वारंटाइन की व्यवस्था थी। तो वो लोग मानते थे कि प्लेग का जो जीवाणु होता है वो 23 दिनों तक जीवित रहता है। तो अब 23 दिन के बाद 24वें दिन के बाद ही किसी भी व्यक्ति को जहाज़ से छोड़ा जाता था। तो गांधी की जो जहाज़ थी, जिससे गांधी भारत से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, जब वो जहाज़ डरबन के पूर्वी तट पर पहुंचती है तो वहाँ गांधी को क्वारंटाइन किया गया। ठीक है, और वो जो जगह था उसका नाम था नटाल। वो वहाँ पर ब्रिटेन उपनिवेशवाद वहाँ पर रहते थे। तो गांधी क्वारंटाइन हुए। जब 24वें दिन गांधी बाहर आए तो उन पे अंडे, पत्थर, जो गोरे लोग थे अंडे पत्थर को गांधी पर फेंका, गांधी के ऊपर डंडे भी बरसाए गए। वहाँ की जो सुपरिटेंडेंट की जो पत्नी थी उनके बीच बचाव से गांधी को बचाया गया, लेकिन इस मामले पर लंदन से निर्देश आया और उस निर्देश के अनुसार उन व्यक्तियों पर कार्रवाई करने की बात की गई, लेकिन गांधी यह कहते हुए छोड़ दिए कि जाने दो। गांधी को पहचान करनी थी उन व्यक्तियों के। गांधी ने कहा कि जाने दो, ये गुमराह व्यक्ति हैं, इन्हें ठीक से वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, ये जब समझ जाएंगे तो इन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गांधी ने यह कहकर छोड़ दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से 1896 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और जब लौट रहे थे तो किस तरह से डरबन नदी के पूर्वी तट पर जो नटाल उपनिवेशवाद है ब्रिटेन का उपनिवेशवाद था, तो वहाँ पर किस तरह से गांधी को क्वारंटाइन किया गया और किस तरह से अंडे पत्थर गांधी पे बरसाए गए और किस तरह से गांधी ने शांति से उन सब पर किस तरह से शांति से सारी मामलों का गांधी ने निपटारा कर दिया। तो कहने का मतलब है कि महामारियाँ प्राचीन समय से रही थी, तो ये गांधी के जीवन का एक पहलू था। मैं एक दूसरी पहलू की भी चर्चा करती हूँ। ये सब जो गांधी के जो प्रसंग है ये हमें सीखने को एक शिक्षाप्रद है कि कभी कभी कितने लोग देखिए बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, तो क्वारंटाइन के डर से वो लोग कोई दूसरे तरीके से, किसी तीसरे तरीके से कोई छुप के आ जाते हैं कि हमारा क्वारंटाइन ना हो, और बीमारी क्या होती है दूसरों तक पहुंच जाती है, संक्रमण पहुंच जाता है। तो गांधी अपने समय में भी गांधी ने खुद को क्वारंटाइन किया था और जो भी लोग थे उनका साथ दिया था। तो एक ये बात हो गई। दूसरी बात है कि बात मैं करूं तो दूसरी बात मैं करती हूं कि 1900 ये बात हो रही है 1904 की बात है। तो 1904 की बात है कि जब गांधी 1904 में जब गांधी 1904 में दूसरी घटना हुई थी जब दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में प्लेग फैल गया था और वहाँ पे जहाँ पर कुली लोग रहते थे, मतलब भारतीय उपनिवेशवाद, जहाँ जिसे ज़बरदस्ती मजदूरी कराई जाती थी और उन्हें रहने का जहाँ आवास दिया जाता था उसे कुली कहा जाता था। तो जहाँ कुली लोग रहते थे वहाँ प्लेग फैल गया। जब गांधी को ये पता चला कि जहाँ कुली लोग रहते हैं वहाँ पे प्लेग फैल गया है और लोगों की मृत्यु हो रही है, तो गांधी उस स्थान पर पहुँचे। गांधी पहुँचे तो देखा कोई अस्पताल ही नहीं है आसपास। गांधी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर गांधी ने किसी तरह बंद घर को खुलवाया, वहाँ चारपाई लगवाई, कंबल की व्यवस्था की और इन सब व्यवस्थाओं के बाद लोगों का इलाज किया। गांधी की इस तत्परता को देखकर एक भारतीय डॉक्टर वहाँ पहुँच जाता है और गांधी के साथ देते हैं। इन सब दृश्यों को देख करके वहाँ आसपास के जितने भी लोग थे, भारतीय थे, वो भी अपनी बिना जान की परवाह किए बिना वहाँ आते हैं और जितने भी प्लेग के लोग रहते हैं उन सब की ये लोग दिन रात करके सेवा करते हैं। और एक सप्ताह में ही जो मृत्यु दर इतनी बढ़ गई थी वो मृत्यु दर घट गया और प्लेग पर नियंत्रण पा लिया गया। तो ये घटना भी हमें शिक्षा देती है कि हम अगर कोई बीमार हैं तो उससे भागे नहीं,
खुद सुरक्षित रहें और सुरक्षित रहते हुए उसकी सेवा करें, उसकी तत्परता में हम आगे बढ़ें। हम लोग भारत में क्या कर रहे हैं, अपने सुरक्षा कर्मी को, हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, हमारे जो डॉक्टर हैं, हमारे जो नर्सेस हैं, और भी जो लोग हैं जो सेवा में सुरक्षा में लगे हुए हैं, उन लोगों पे क्या किया जा रहा है? उन लोगों पे देखते हैं पत्थरबाजी होती है, गलत व्यवहार के वो लोग शिकार हो जा रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है और हम गांधी की जीवनी से शिक्षा ले सकते हैं कि किस तरह से गांधी ने अपनी जानों की परवाह नहीं की और उनका साथ देने के लिए डॉक्टर आए, अन्य लोग भी साथ देने के लिए आए। तो ये गांधी के एक जीवन का प्रसंग था जो 1904 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। इसी तरह मैं बात करूं 1918 की, 1918 की बात करूं तो गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौट गए थे और गांधी को लौटे हुए 4 साल बीत गए थे। तो जब गांधी लौट गए, गांधी को लौटे हुए जब 4 साल बीत गए तो उस समय गांधी स्पेनिश फ्लू के शिकार हो गए। पूरे विश्व में स्पेनिश फ्लू फैला हुआ था और दुर्भाग्य से गांधी भी उसमें शिकार हो गए और गांधी राजकोट में ही थे उस समय और उनके साथ उनके एक सहयोगी भी थे, वो भी बीमार हो गए। लेकिन अच्छी बात ये रही कि गांधी ठीक होकर बाहर आ गए, लेकिन करोड़ों व्यक्तियों की उस समय जान चली गई थी। इस तरह गांधी के जीवन का ये प्रसंग है जो सिखाता है कि जो महामारी है और महामारी के समय जो सोशल डिस्टेंसिंग है, लॉकडाउन है, क्वारंटाइन है, ये आज कोई नई बात नहीं है। पहले से ही प्राचीन समय से ये सब होता आया है और लोग उसका सामना करते आए हैं और गांधी इसके एक साक्षात उदाहरण है कि कितना सेवा, कितनी प्रेम, कितनी करुणा और दया उनके हृदय में मौजूद थी। तभी तो गांधी ने इतनी बड़ी आज़ादी की लड़ाई लड़ी और सत्य और अहिंसा के आधार पे। तो ये गांधी के जीवन का एक पहलू है। अब मैं दूसरे पहलू पे आती हूँ कि क्या गांधी के दर्शन में क्या ऐसे तत्व मौजूद हैं जिसके आधार पर भारत एक आत्मनिर्भर देश बन सकता है। क्या अगर देश की जब आज़ादी हुई, हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो गांधी के आदर्शों को रखा जाता। गांधी ने जिन जिन आदर्शों को रखा था, शिक्षा था, सर्वोदय थी, स्वराज्य की जो भावना थी गांधी की, हम देख सकते हैं खादी उद्योग की थी, कुटीर उद्योग धंधा था, ग्राम स्वराज था, पंचायतीकरण की जो गांधी का कॉन्सेप्ट था, छुआछूत उन्मूलन था। तो ये सब जो गांधी का कॉन्सेप्ट था जिसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया और हाल क्या हुआ कि आज हम देख रहे हैं कि आज एक आत्मनिर्भरता की बात आ रही है। विशेष करके बुरा लग रहा है हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं, जो लोग गांव से पलायन करके शहर जाते हैं यह सपना लिए हुए कि हम लोग पैसे कमाएंगे और रोजी रोटी की उनकी व्यवस्था होगी, आज वो सब कुछ छोड़ के अपने गांव वापस आ चुके हैं। तो अगर हमने गांधी को कॉन्सेप्ट को अपनाया होता तो आज ये दिन आता ही नहीं। ठीक है, महामारी आती, हम उनका सामना करते, लेकिन कितने प्रवासी मजदूरों को जान देना पड़ गया, कितने प्रवासी मजदूर कितनों ने कितनी तरह के दुख उठाए हैं जिसकी मैं यहाँ वर्णन नहीं कर सकती हूँ, तो शब्दों से कह पाना मुश्किल है। तो मैं गांधी के कुछ आदर्शों की यहाँ चर्चा करती हूँ जिसके आधार पर मैं यह दिखाना चाह रही हूँ कि गांधी के जो आदर्श हैं, दार्शनिक हैं या सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, जितने भी आदर्श हैं उनमें आत्मनिर्भरता की जो भावना वो कूट कूट कर भरी हुई है। स्वावलंबन की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। मैं सबसे पहले बात करूंगी शिक्षा की, क्योंकि शिक्षा जो है एक हमारे जीवन का मूल कॉन्सेप्ट होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो दयानंद सरस्वती ने कहा जब बच्चा छोटा रहता है तो वो माँ के गर्भ से ही सीखता है। माँ जो सोचती है, माँ जो जैसा सोचती है, बच्चा गर्भ से ही सीखना शुरू कर देता है। और जब बच्चा बाहर आता है तो अपने माता पिता से सीखता है, उसके बाद स्कूल में शिक्षा की बारी आती है। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा का जो स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गांधी ने जिस शिक्षा की बात की थी उसे नई तालीम कह सकते हैं, वर्धा योजना कह सकते हैं, बुनियादी शिक्षा कह सकते हैं, प्राथमिक शिक्षा कह सकते हैं। तो गांधी की जो शिक्षा थी, गांधी ने कहा कि अक्षरीय ज्ञान देने से पहले यह आवश्यक है कि अक्षरीय ज्ञान देने से पहले आवश्यक है कि हम हस्तकला, शिल्पकला, दस्तकारी की जो कला है
उसका ज्ञान सबसे पहले बच्चों को दें। गांधी चाहते थे कि बच्चे इन कलाओं में निपुण हो जाएं और धन को अर्जित करते हुए अपने जो विद्यालय का खर्च है वो खुद इन खर्चों को निकालें, जिससे हमारा विद्यालय तो स्वावलंबी होगा ही, बच्चे भी स्वावलंबी होंगे। आज कितने लोग ऐसे हैं जो बात करते हैं कि हमारा रिजर्वेशंस है, हम एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो हमारा जो फ़ी है वो माफ़ कर दिया जाए। लेकिन जब बच्चों से कहीं बाहर पूछा जाता है तो बच्चे शर्म के मारे नहीं बोल पाते हैं कि हाँ मैं इस कैटेगरी में आता हूँ और मेरा फ़ी माफ़ है। लेकिन अगर उन्हीं बच्चों के अंदर स्वावलंबन की भावना भर दी जाए, उन्हें वो शिक्षा दी जाए जिससे वो धन को बचपन से ही अर्जित करना सीख जाए। छोटे छोटे जो दस्तकारी है, हस्तशिल्प कला है, या हम बागवानी का काम बच्चों को सिखा सकते हैं, और भी ऐसे कई काम हैं जैसे मूर्तियाँ वगैरह बनाना। तो बच्चे छोटे छोटे बच्चे प्रारंभ से ही कुछ कार्यों में निपुण हो जाएंगे, उनके अंदर निपुणता आ जाएगी और वो अपने जो स्कूल के फ़ी हैं, विद्यालय के फ़ी हैं, वो दे पाएंगे और अपने निजी खर्चे भी निकाल पाएंगे। तो इससे हमारे बच्चे स्वावलंबन की भावना छोटे से उनके अंतर्गत उनके अंदर आ जाएगी। अब अमेरिका को देख लीजिए, इतने पैसे हैं हमारे अमेरिका में, क्या कोई दिक्कत है? लेकिन नहीं, उनके बच्चे विद्यालय तो स्कूल तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ पार्ट टाइम काम भी करते हैं और अपने खर्चों को निकालते हैं। तो एक स्वावलंबन की भावना, आत्मनिर्भरता की भावना हम अमेरिका जैसे देश में पाते हैं। तो भारत में ये कॉन्सेप्ट लाने में क्या दिक्कत थी जो महात्मा गांधी ने कहा था और उसका प्रयोग नहीं किया गया? अगर आज ये प्रयोग किया जाता, अगर हम आधुनिक शिक्षा के साथ साथ गांधी के शिक्षा का समन्वय कर देते, दोनों का समन्वय कर देते, तो आज हमारे जो बच्चे होते, हमारी जो युवा पीढ़ी होती, आज वो स्वावलंबी होती। आज जो हमारी युवा पीढ़ी बेरोजगार है या अर्ध बेरोजगारी की सामना कर रही है, उसके पीछे मूल कॉन्सेप्ट होता है कि उनमें जो स्वावलंबन की भावना होती है, उनमें जो एक गुण होना चाहिए, वो प्राथमिक रूप से नहीं डाला जाता और जब वो शिक्षित हो जाते हैं तो उस तरह के कामों में वो शर्म महसूस करते हैं। तो ये हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि अगर हम लोग गांधी के इस कॉन्सेप्ट को अपनाते और आधुनिक शिक्षा के साथ जो हमारा गांधी की जो शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा के साथ गांधी ने जो प्राथमिक शिक्षा की, बुनियादी शिक्षा की बात की है, उसका समन्वय कर देते, तो आज एक देश का दूसरा ही रूप पाते। अब मैं बात दूसरे मुद्दे पे आती हूँ, कुटीर उद्योग धंधों की प्रासंगिकता। कल भी थी और आज भी है। और देखिए हमारे मोदी जी ने भी जो स्वदेशी की बात की है कि हम लोग, स्वदेशी का मतलब क्या है? स्वदेशी का मतलब है कि हम अपने यहाँ के जो हमारे यहाँ जो देश में जो भी चीज़ें उत्पादित की जाती है उसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो स्वदेशी के अंतर्गत देखिए खादी उद्योग आता है, आपके छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे आते हैं, फिर बहुत सारी है, हस्तकला है, शिल्प कला है, बढ़ईगिरी है, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि आपका स्वदेशी के अंतर्गत कुटीर उद्योग धंधों के अंतर्गत आता है। तो गांधी ने, तो आज के समय में मोदी जी ने भी 20 लाख करोड़ पैकेज का ऐलान किया है जो कुटीर उद्योग धंधे, छोटे उद्योग धंधों पे लगाया जाएगा। इन सब के अलावा सरकार की और भी बहुत सारी प्रस्तावना है जिसके आधार पे वो लोग कार्य करेंगे और एक स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत की ओर कार्य किया जाएगा। तो हम गांधी को ले रहे हैं, मैं चर्चा गांधी के ऊपर कर रही हूँ, तो मैंने बात किया कुटीर उद्योग धंधों की, मैं बात कर रही हूँ कि अगर हम कुटीर उद्योग धंधों की बात करते हैं जिसमें मुख्य रूप से है लोहारी, जिसमें मुख्य रूप से तो मेन रूप से तो हम बोले कताई, बुनाई, खादी, ग्रामीण उद्योग, लेकिन इन सब के अलावा अगर हम देखें तो कागज़ बनाना है, मधुमक्खियाँ, रेशम के कीड़े पालना, चमड़ा पकाना, खिलौने बनाना, कृषि है। तो ये सब जो है, इन सब कामों को कुटीर उद्योग धंधों के अंतर्गत रखा गया है। तो ज़रूरी है कि हम अपनी खेती को प्राथमिकता दें, किसानों के जो दुख है उनको सुने और उन पे सरकार धन को व्यय करे ताकि हमारे जो किसान हैं वो आत्मनिर्भर बन सकें और हमारा गांव आत्मनिर्भर बन सके। देखिए ग्राम स्वराज की गांधी ने बात की। अब ग्राम स्वराज की अगर हम बात करते हैं तो ग्राम स्वराज में गांधी क्या कहते हैं
ग्राम स्वराज्य में गांधी कहते हैं कि हर एक गांव आत्मनिर्भर हो, मतलब गांव में ही सारी चीज़ें उत्पादित कर ली जाए कि हमें शहरों का मुंह ही ना देखना पड़े। ये बात उस समय कही गई थी जब ब्रिटिश उपनिवेशवाद था, और वो लोग क्या करते थे कि गांव के मतलब कि गांव के मालों को ले जाते थे, ठीक है, जो अन्न वगैरह उपज होता था या कच्चे मालों को बाहर ले जाया जाता था, और फिर यहाँ पे उन्हें बना करके मतलब कि फिर इन लोगों को दिया जाता था। तो इससे गांव में क्या था, हमारा गांव त्रस्त हो रहा था, परेशान हो रहा था, तो आत्मनिर्भरता की भावना ख़त्म हो गई थी। तो ज़रूरी है कि हम गांव में ही सारी चीज़ों को उत्पादित करें और एक गांव को आत्मनिर्भर बनाएं। गांव अगर आत्मनिर्भर बनेगा तो धीरे धीरे हमारा देश खुद ही आत्मनिर्भर बन जाएगा। ज़रूरी है हर व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने की, ज़रूरी है हर व्यक्ति को जागरूक होने की, और हमारी सरकार, मोदी सरकार पूर्णतः इस दिशा की ओर एक अच्छा कदम उठाया है। सरकार प्रयास कर रही है और ज़रूरी है कि नागरिक भी जागरूक हों, जाने कि सरकार की क्या क्या प्रस्ताव है और किस तरह से सरकार खर्च करेगी, उनके फ़ायदे के हित में क्या है, पूरी तरह से उसका उपयोग किया जाए। तो गांधी का जो सपना था ग्राम स्वराज्य का, गांधी ने कहा सर्वोदय की बात की थी, एक एक व्यक्ति के विकास की बात की थी, तो निश्चित रूप से हम सफल हो सकेंगे। तो हम देख रहे हैं आज के समय में स्वदेशी की बात की गई है, एक आधुनिकता के साथ स्वदेशी की बात है, जिसे हम मध्यम मार्ग भी कह सकते हैं, एक आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए, जैसा हमारी मोदी सरकार अभी वर्तमान परिस्थितियों में जिसका नारा दे रही है। अब मैं थोड़ा सा गांधी और मोदी को लेके थोड़ा सा मैं ट्विस्ट होती हूँ। देखिए, तुलना में आती हूँ। अब हमारे जो गांधी हैं, हिंद स्वराज में कहते हैं, उन्होंने मतलब कि टेक्नोलॉजी को ले हाँ, अगर हम यंत्रों को ले लें तो गांधी ने विकेंद्रीकरण की बात की थी और कहा था छोटे छोटे उद्योग धंधों हैं जो है उन्हें घर घर में या गाँव में फैला दिया जाए। अगर हम एक जगह विकेंद्रित हो जाते हैं, एक जगह केंद्रित हो जाते हैं, तो उस तरह से सभी लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता है। तो इस तरह की जो भावना गांधी में थी, तो हम कह सकते हैं कि अभी जो हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार की मैं बात कर रही थी, यंत्रों की बात कर रही थी, तो गांधी हिंद स्वराज में मशीनीकरण का जो हमारा अंधाधुनीकरण है पश्चिमी सभ्यता का, या हम आधुनिक मानते, बड़ी बड़ी मशीनरी खड़ा कर रहे हैं, फैक्ट्रियाँ खड़ा कर रहे हैं, तो गांधी ने कहीं ना कहीं उनकी जो अगर हम मशीनरीकरण करेंगे, आधुनिक यंत्रों को खड़ा करेंगे, तो उससे क्या समस्याएं हो सकती, किस तरह लोग बेरोजगार हो सकते हैं, इसका भी एक दिशा निर्देश दिया था। तो मैं मोदी सरकार से या वर्तमान सरकार से इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम मशीनरीकरण को तो लगाएं ही, इंडस्ट्री खड़ा करें ही, हम आगे तो बढ़ें, लेकिन हमें एक सीमा तो तय करनी ही होगी कि हम आधुनिक तो हों, टेक्नोलॉजी को ले, लेकिन उसका एक सीमा होना चाहिए, किस हद तक, ऐसा ना हो कि उसके दुष्परिणाम हमें झेलने पड़े। तो ये एक मेरी सोच है। जो आत्मनिर्भर भारत की अभी बात आ रही है, हमारे मोदी सरकार कह रहे हैं, और 5 बातें की, 5 में टेक्नोलॉजी की भी बातें आई हैं, मोदी जी ने टेक्नोलॉजी को भी लिया है। तो मैं यांत्रिकरण का निषेध नहीं करती, मैं गांधी के साथ कंपेयर करते हुए कहती हूँ कि गांधी ने भी पूरी तरह से आधुनिकता का, मशीनरीकरण का निषेध नहीं किया, बट गांधी ने बताया था कि अगर हम बहुत ज़्यादा मशीनरीकरण में जाते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है, हमारे देश के लोग कैसे बेरोजगार हो सकते हैं। तो दोनों में एक समन्वय को बैठाते हुए हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है, लेकिन किस सीमा तक करना है, करें तो किस सीमा तक करें, एक सरकार एक मर्यादा तय कर ले। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अच्छा कदम उठा सकते हैं। तो इन सब के साथ साथ मैं गांधी के एक मुख्य बिंदु पर और आना चाह रही हूँ, वो है वर्ण व्यवस्था को ले लें और छुआछूत उन्मूलन को ले लें। गांधी चाहते थे कि जो हमारे यहाँ गीता में जो बात की गई थी, चातुर्वर्ण विभागसः,
जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वर्ण और शूद्र 4 वर्णों की बात की गई थी और चारों वर्णों के अपने अपने कर्तव्य निर्धारित कर दिए थे ताकि सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। और जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम आत्मनिर्भर होंगे। तो ये बात आज की नहीं है, शुरू से ही, प्रारंभ से ही हमारी गीताओं में ये भी लिखा हुआ है, वर्णित है। तो गांधी चाहते थे कि जो हमारे जो वर्ण व्यवस्था है, यानी कि जो कर्तव्य निर्धारित कर दिए गए हैं, गांधी के कहने का मतलब ये था कि अगर कोई व्यक्ति जन्मजात कर्तव्यों को करता है तो वो छोटे से बचपन से ही उस काम को देखता है, सीखता है, उसके घर का माहौल ऐसा रहता है कि उस काम में वो ज़्यादा परिपक्व रहता है। तो अगर हम उस तरह से अपनी वर्ण व्यवस्था के आधार पर भी अगर हम कामों का निर्धारण करते हैं तो हमारे अंदर निपुणता आती है, कार्य कुशलता आती है, हमारे अंदर दक्षता आती है। गांधी कभी निषेध नहीं करते कि इस वर्ण का व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता, इस वर्ण का व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता, नहीं, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी काम कर सकता है। लेकिन गांधी सिर्फ इतना बताते हैं कि अगर हम अपनी कार्य कुशलता के अनुसार, अपनी दक्षता के अनुसार काम करते हैं तो अगर हम मान लीजिए कि ब्राह्मण है तो उसका बच्चा जो है वो पूजा पाठ में शुरू से ही निपुण रहता है क्योंकि वो अपने पिता को देखता है और परंपरागत होने के कारण बचपन से ही उस काम को सीखता आया, तो वो जन्मजात दक्ष होता है। इस सेंस में भी गांधी ने वर्ण व्यवस्था का निषेध नहीं किया था, लेकिन छुआछूत उन्मूलन का गांधी पूर्ण रूप से निषेध करते हैं और इसका पूर्ण रूप से गांधी ने निषेध किया है। तो इस तरह से मैंने गांधी के बहुत सारे पहलुओं को रखा है। खुद मैं जितना समझ पाई हूँ, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो छूट गई हैं या मेरी समझ से भी परे हैं, तो मैं जितना समझ पाई और मुझे लगा कि आज जो आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा है, कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने भी स्वदेशी की बात की है, हिंद स्वराज की बात की है गांधी की, और कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट को लिया गया और उसमें गांधी के कॉन्सेप्ट में और जो आधुनिक समय है, आधुनिक परिप्रेक्ष्य है, उसमें समन्वय बैठाने की कोशिश की गई है। इसी सेंस में मोदी सरकार ने इकोनॉमी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, टेक्नोलॉजी की, ऊर्जावान आबादी और मांग को रखते हुए हमारे लिए आत्मनिर्भर भारत की अभी एक योजना लाई, मोदी सरकार योजना लाए हैं। मोदी सरकार ने एक अच्छी योजना सरकार लाई है, एक अच्छी योजना लाई है सरकार। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये योजना कारगर हो सकती है अगर सारी जनता साथ दे, सारी जनता जागरूक हो जाए, तो निश्चित रूप से यह संभव है कि यह जो हम चाहते हैं, ये एक आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की गई है, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना साकार हो सकती है। तो निश्चित रूप से इस दिशा में एक प्रयास करने की ज़रूरत है। तो मित्रों, मुझे एक श्रीकांत वर्मा की कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे याद आ रही है। श्रीकांत वर्मा ने हमारी सत्ता के ऊपर कटाक्ष करते वो उस समय लिखा था। मैं कटाक्ष किसी के ऊपर नहीं कर रही हूँ, मैं खुद के ऊपर भी कह रही हूँ कि हम लोग जो चाहते हैं कि ऐसा हो, जिन आदर्शों की बात करते हैं लेकिन उन आदर्शों को जीवन में चरितार्थ नहीं करते, तो जब श्रीकांत वर्मा ने इन पंक्तियों को लिखा था तो उस समय उन्होंने सत्ता के ऊपर ही कटाक्ष करते हुए लिखा था। लेकिन मुझे यह पंक्तियाँ अत्यंत रोचक लगती है सत्ता के साथ साथ सभी व्यक्तियों के लिए, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो कभी करते नहीं हैं। हम जो लोगों के समक्ष, मानव के समक्ष या देश के समक्ष जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं उसका हम पालन नहीं करते हैं। तो मुझे कुछ पंक्तियाँ अच्छी लग रही हैं तो मैं आप लोगों को कहती हूँ, ताकि हम अपने अंदर भी आत्म सुधार ला सकें। अगर हम जो बोलते हैं, कथनी और करनी में जो अंतर होती है, उस कथनी और करनी के अंतर को दूर करके हम उन्हीं कथनों को कहें जिनके आदर्श हम जीवन में खुद उतारते हैं या लोगों को कहते हैं। तो आप मेरी 2 पंक्तियाँ सुने, मेरी नहीं, श्रीकांत वर्मा की लिखी हुई है, लेकिन मेरे हृदय को छूती है। मित्रों, 2 ही रास्ते हैं, मित्रों 2 ही रास्ते हैं, दुर्नीति पर चले, नीति पर बहस बनाए रखें। मित्र, 2 ही रास्ते हैं, दुर्नीति पर चले, नीति पर बहस बनाए रखें। कटाक्ष है, दुराचरण करें, सदाचरण की चर्चा चलाए रखें। दुराचरण करें, सदाचरण की चर्चा चलाए रखें। असत्य कहें, असत्य करें, असत्य जिए, सत्य के लिए मर मिटने की यान नहीं छोड़ें। असत्य कहें, असत्य करें, असत्य जिए,
सत्य के लिए मर मिटने की आन नहीं छोड़े। अंत में, प्राण तो सभी छोड़ते हैं व्यर्थ के लिए, प्राण तो सभी छोड़ते हैं व्यर्थ के लिए, हम प्राण नहीं छोड़े, हम प्राण नहीं छोड़े। मित्रों, तीसरा रास्ता भी है, मित्रों तीसरा रास्ता भी है। तो अब तीसरा रास्ता क्या है? वो तीसरा रास्ता है मित्रों, हम वही करें, वही बोलें जो हम अपने जीवन में जिन आदर्शों को उतारते हैं। कटाक्ष इसी बात पे थी कि हम दुर्नीति पर चलते हैं और बात नीति की करते हैं। सत्ता पे भी कटाक्ष है, सत्ता पे कटाक्ष है कि दुर्नीति पर चलती है और सत्ता नीति की बात करती है। इसी तरह हम अपने जीवन में दुराचरण करते हैं और सदाचार की बात करते हैं। तो इस तरह से हम सत्य बोलें, नीतिपूर्ण बातें बोलें और अपने जीवन में उन्हीं सब चीज़ों को चरितार्थ करें, तो निश्चित रूप से हमारा भारत एक आत्मनिर्भर भारत होगा। लोग जागृत होंगे, लोग स्वावलंबी होंगे और हम एक सुंदर भारत के सपने को साकार कर पाएंगे, आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।